नमस्कार। हम साझेदार के अवकाश ग्रहण वाले अध्याय में से अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को भुगतान की विधियों का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने देखा कि साझेदार जब अवकाश ग्रहण करता है तो उसको भुगतान हम एकमुश्त कर सकते हैं, उसके पूंजी खाते के शेष को ऋण खाते में स्थानांतरण द्वारा कर सकते हैं, किस्तों में कर सकते हैं और वार्षिकी विधि द्वारा कर सकते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में एकमुश्त भुगतान विधि, उसके ऋण खाते में भुगतान द्वारा और किस्तों में भुगतान विधि का अध्ययन कर लिया है। तो उसके लिए आप पिछले वाली वीडियो देखें ताकि सभी विधियां समझ में जाए। आज हम पढ़ेंगे कि जब साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो वार्षिकी द्वारा भुगतान किस प्रकार से किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है और उसकी जो देय राशि है उस राशि को जब एक निश्चित वार्षिक राशि के रूप में भुगतान किया जाता है उसके जीवन पर्यंत यानी उसकी मृत्यु तक, तो उसे वार्षिकी द्वारा भुगतान कहा जाता है। यानी जो साझेदार सेवानिवृत्त हो गया या उसकी मृत्यु हो गई तो उसके उत्तराधिकारियों को एक निश्चित राशि वार्षिक रूप से भुगतान की जाती है उसके जीवन पर्यंत यानी उसकी मृत्यु तक, तो उसे वार्षिकी द्वारा भुगतान कहा जाता है। तो इस वार्षिकी द्वारा भुगतान विधि के अंतर्गत देखो क्या लिखा है कि जब अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार या मृत साझेदार के उत्तराधिकारी को एक निश्चित राशि का वार्षिक भुगतान किया जाता है तो वो वार्षिकी द्वारा भुगतान कहलाता है। तो इस विधि के अंतर्गत हमने पिछली वीडियो में क्या देखा कि किस्त भुगतान विधि या ऋण खाता विधि है, तो उसमें हमने जो कैपिटल अकाउंट का जो शेष था अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का जो समायोजित शेष था, अंतिम शेष था, उसको या तो ऋण खाते में स्थानांतरित किया या उसके नगद भुगतान किया तो नगद भुगतान कर दिया, वरना उसके ऋण खाते में स्थानांतरित करके हमने उसकी भुगतान कर दी। लेकिन इस विधि के अंतर्गत जो अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार है और उसको जो देय राशि है या पूंजी खाते का शेष है वो उसके वार्षिकी उच्चती खाते में हम ट्रांसफर करेंगे। तो नंबर इसमें देखिए, सबसे पहले अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देय राशि वार्षिकी उच्चती खाते में ट्रांसफर की जाती है। यानी जो एन्युटी सस्पेंस अकाउंट खोला जाता है सबसे पहले राशि है वो उसमें ट्रांसफर करेंगे। अब इसमें एक निश्चित दर से ब्याज की गणना की जाती है जो उसकी राशि बकाया होती है। लेकिन जब भुगतान करते हैं एन्युटी सस्पेंस अकाउंट में तो जो वार्षिकी राशि तय की गई है साझेदारों के आपस में वही वार्षिकी राशि उसको भुगतान करेंगे, ब्याज को जोड़कर भुगतान नहीं करेंगे। जैसे कोई साझेदार था और उसकी 10,000 रुपये वार्षिकी तय की गई तो हम जब भुगतान करेंगे तो 10,000 रुपये ही भुगतान करेंगे, जो ब्याज की गणना की गई है उसका भुगतान नहीं करेंगे। देखिए अगला बिंदु क्या कहता है कि इसमें ब्याज की गणना करके वार्षिकी उच्चती खाते में क्रेडिट किया जाता है, लेकिन भुगतान सिर्फ वार्षिकी राशि का करेंगे। ठीक है। अब देखिए वार्षिकी राशि का क्या होता है, यानी हमारा जो वार्षिकी उच्चती खाता है उस उच्चती खाते में हमने जो देय राशि है साझेदार की वो डाल दी, फिर उस पर ब्याज लगाते हुए हम आगे चले जाते हैं। यदि वह राशि पूर्ण होने से पहले उस साझेदार की मृत्यु हो जाती है जिसको हम भुगतान कर रहे हैं तो उसकी जो बची हुई राशि है उसको पुराने साझेदार अपने लाभ हानि अनुपात में बांट लेंगे, शेष रहे साझेदार। यदि जब उस साझेदार को लगातार भुगतान रहता है और साझेदार उस उच्चती खाते के शेष के भुगतान के बाद भी जीवित रहता है तो उसको भुगतान की जाने वाली राशि है वो लाभ हानि खाते से चार्ज की जाएगी। तो इसमें देखिए नंबर फर्स्ट में मैंने लिखा है कि जब कुल भुगतान से पूर्व अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार की मृत्यु हो जाती है और जब कुल भुगतान के बाद भी अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार जीवित रहता है। तो देखिए कुल भुगतान से पूर्व जब अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार की मृत्यु होती है, नीचे क्या लिखा है कि शेष राशि को शेष रहे साझेदार अपने लाभ विभाजन अनुपात में बांट लेंगे। कब? जब अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार की मृत्यु उसको भुगतान की जाने वाली राशि से पहले हो जाए। यदि कोई शेष बचता है तो उसको शेष राशि को शेष रहे साझेदार अपने लाभ अनुपात में बांट लेंगे। नंबर 2 स्थिति ये कहती है कि जब कुल भुगतान के बाद भी अवकाश ग्रहण साझेदार जीवित रहता है तो बाद की वार्षिकी राशि है वो लाभ हानि खाते से चार्ज की जाएगी। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले कि जो राशि हमारे कैपिटल अकाउंट में है वो उस वार्षिकी उच्चती खाते में ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एन्युटी सस्पेंस अकाउंट। यानी कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में पहले हमने नगद भुगतान करते हैं तो टू कैश या बैंक कर देते हैं, ऋण खाते में डालते हैं तो संबंधित पार्टनर का ऋण खाता खोल देते हैं। लेकिन इसमें हमने पूंजी खाते का शेष है वो एन्युटी सस्पेंस में डाला है तो टू एन्युटी सस्पेंस अकाउंट हो गया।
ठीक है। अब जो ब्याज लगाया जाएगा वो हम एन्युटी सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट में करेंगे इसकी प्रविष्टि, तो बाई इंटरेस्ट अकाउंट होगा एन्युटी सस्पेंस अकाउंट में, और एंट्री बनेगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एन्युटी सस्पेंस अकाउंट। हमें ब्याज की गणना करनी है हर वर्ष जब तक खाता चलता है, और उसको बैलेंस में जोड़ते हुए आगे ले जाएंगे, लेकिन इस ब्याज को हम भुगतान नहीं करते, सिर्फ वार्षिकी राशि का ही भुगतान करेंगे। नंबर 3, वार्षिकी का भुगतान करने पर एन्युटी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है, तो वार्षिकी तय की गई है, उस वार्षिका का भुगतान करने पर प्रविष्टि क्या होती है, एन्युटी सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड में टू कैश या बैंक कर देंगे। अब चौथी प्रविष्टि में नंबर फर्स्ट लगा के मैंने लिखा है कि एन्युटी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी वार्ष जो अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार है उसको कुल भुगतान होने से पूर्व ही अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार की मृत्यु हो जाती है और उसका शेष रह जाता है, तो उसको जो बचे हुए शेष साझेदार है अपने लाभ विभाजन अनुपात में बांट लेंगे। तो उसके लिए प्रविष्टि क्या होती है, एन्युटी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी एन्युटी सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड में जो शेष बचे साझेदार है वो अपने लाभ विभाजन अनुपात में उस उचंती खाते के शेष को बांट लेंगे। ठीक है, और नंबर सेकंड में मैंने लिखा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एन्युटी सस्पेंस अकाउंट, यानी अगर साझेदार उस वार्षिक उचंती खाते के शेष के बाद में या उसको भुगतान की जाने वाली राशि के बाद भी जीवित रहता है तो उसको भुगतान की जाने वाली राशि हम लाभ हानि खाते से चार्ज करते हैं, तो एन्युटी सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे और एंट्री बनती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एन्युटी सस्पेंस अकाउंट। चलिए इसका एक सवाल देखते हैं। सवाल है कि ए बी सी एक फर्म में साझेदार थे, सी 1/1/14 को फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। उस स्थिति को समस्त समायोजनों के बाद सी का पूंजी खाता 40,000 का शेष बताता है, यानी सी को कितना भुगतान करना है, 40,000 रुपये भुगतान करना है। निम्न परिस्थिति में फर्म की पुस्तकों में आवश्यक खाते बनाइए। नंबर फर्स्ट, 10% वार्षिक ब्याज दर पर 10,000 रुपये प्रतिवर्ष की जीवन पर्यंत वार्षिकी दी जाती है, यह मानते हुए कि सी की मृत्यु द्वितीय वार्षिकी के भुगतान के तुरंत बाद हो जाती है। यानी जो सी है उसको 10% वार्षिक दर पर, पहली स्थिति में 10% वार्षिक दर पर 10,000 रुपये प्रतिवर्ष की जीवन पर्यंत वार्षिकी दी जाएगी, तो ये वार्षिकी विधि में उसको 10,000 रुपये हर साल देना है। यह मानते हुए कि सी की मृत्यु द्वितीय वार्षिकी के तुरंत बाद हो जाती है, यानी पहली वार्षिकी चुकाई, दूसरी वार्षिकी चुकाई, उसके बाद में उसकी सी की मृत्यु हो जाती है। दूसरी स्थिति ये कहती है कि 10% वार्षिक ब्याज दर पर 16,000 प्रतिवर्ष की जीवन पर्यंत वार्षिकी दी जाती है, यह मानते हुए कि सी की मृत्यु चतुर्थ वार्षिकी के भुगतान के तुरंत बाद हो जाती है। तो देखिए हमने दो स्थिति देखी थी कि यदि साझेदार की मृत्यु है उसको भुगतान की जाने वाली राशि से पूर्व ही हो जाती है तो शेष बची राशि को पुराने साझेदार या शेष रहे साझेदार अपने लाभ हानि अनुपात में बांट लेते हैं। तो इसमें जो पहली कंडीशन है कि जब 10,000 रुपये प्रतिवर्ष जीवन पर्यंत वार्षिकी दी जाती है और सी की मृत्यु द्वितीय वार्षिकी के भुगतान के तुरंत बाद हो जाती है, उस सवाल को कैसे हल करेंगे चलिए देखते हैं। नीचे देखो सबसे पहले सी का कैपिटल अकाउंट हमने बनाया, तो मैंने बात कही कि कैपिटल अकाउंट के शेष को हमें किस में ट्रांसफर करना है, एन्युटी सस्पेंस अकाउंट में। तो देखिए कैपिटल अकाउंट आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, तो हमने इसके 40,000 रुपये का शेष है जो पूंजी खाते का उसको टू एन्युटी सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब बनाएंगे एन्युटी सस्पेंस अकाउंट। तो एन्युटी सस्पेंस अकाउंट जब हम बनाएंगे तो एन्युटी सस्पेंस अकाउंट में 1/1/14 को बाई साइड में देखिए क्रेडिट साइड में 1/1/14 को बाई सीज कैपिटल 40,000 रुपये। ठीक है, तो 40,000 रुपये हमने लिख दिया। अब इस पर देखिए 10% वार्षिक दर से ब्याज लगाना है, तो 31/12/14 को बाई इंटरेस्ट अकाउंट 4,000 रुपये, 40,000 का 10% 4,000 रुपये। अब डेबिट साइड में देखिए कि 31/12/14 को हमने टू बैंक किया है 10,000 रुपये। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब वार्षिकी विधि के अंतर्गत एन्युटी सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं तो हमें सिर्फ वार्षिकी राशि का भुगतान करना है, ब्याज जोड़कर नहीं करना है। लेकिन जब किस्त भुगतान पद्धति पढ़ते हैं तो उसमें किस्त की राशि और ब्याज जोड़कर भुगतान करते हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। ठीक है, तो अब जो बैलेंस बच गया उसको टू बैलेंस शीट कर दिया और टू बैलेंस शीट को हम फिर 1/1/15 को आगे ले आए, तो बाई बैलेंस बीडी 34,000 रुपये। अब इस पर भी ब्याज लगा देंगे, बाई इंटरेस्ट अकाउंट 10% 3,400 रुपये हो गए और हम वार्षिकी का भुगतान कर देते हैं 31/12/15 को टू बैंक अकाउंट 10,000 रुपये। अब प्रश्न में कहा गया है कि द्वितीय वार्षिकी के बाद में उस सी की मृत्यु हो जाती है, तो 2 वार्षिकी हमने चुका दी, एक तो 2014 में चुका दी, एक 2015 में चुका दी। अब सी की मृत्यु हो गई। अब यदि इस खाते का शेष बचा हुआ है तो उस खाते के शेष को शेष रहे साझेदार कौन बचे, ए और बी अपने लाभ विभाजन अनुपात में बांट लेंगे। तो
अब इसका शेष कितना बचा, इधर हो गए 37,400 क्रेडिट साइड में और डेबिट साइड में 10,000 रुपये बैंक के चुका दिए, तो बचे 27,400 रुपये। तो 27,400 को ए और बी अपनी लाभ विभाजन अनुपात में बांट लेंगे। तो प्रश्न में लाभ विभाजन अनुपात के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, इसका अर्थ है कि बराबर लाभ विभाजन अनुपात है ए बी सी के अंतर्गत। तो ए और बी में हमने बराबर अनुपात में बांट दिया, तो ए के 13,700 रुपये और बी के भी 13,700 रुपये। तो ये स्थिति फर्स्ट होगी कि जब एन्युटी सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस बच जाता है साझेदार की मृत्यु के बाद, तो उस खाते के शेष रहे साझेदार अपने लाभ हानि अनुपात में बांट लेंगे। अब जो स्थिति दूसरी थी उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि जब साझेदार की मृत्यु है वो उसको भुगतान की जाने वाली राशि के बाद होती है या साझेदार है वो लगातार जीवित रहता है और उसको जो भुगतान की जाने वाली राशि है उसके एन्युटी सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस समाप्त होने के बाद भी, तो उसको भुगतान की जाने वाली वार्षिक की व्यवस्था हम कहाँ से करेंगे, लाभ हानि खाते से चार्ज करेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये सवाल आपके समझ में आया होगा। किसी प्रकार की समस्या हो, प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और ये वीडियो आप अपने साथियों के साथ शेयर करें ताकि उनके भी फायदा हो। धन्यवाद।